क्या आपको पता है, हर दिन हर मिनट आपके दिमाग में ऐसे लाखों डिसीजंस बन रहे होते हैं जिनका आपको खुद पता तक नहीं चलता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन डिसीजंस में से 90% गलत हो सकते हैं। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि हमारा दिमाग हर पल दो तरीके से काम करता है। एक तेज, इम्पल्सिव और इमोशनल तरीके से, जिसे डैनियल kahneman थिंकिंग फास्ट कहते हैं, और दूसरा धीमा, लॉजिकल और कैलकुलेशन बेस्ड, जिसे वो थिंकिंग स्लो कहते हैं। डैनियल kahneman, जो एक नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में हमारी साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग और माइंड के उन हिडन ट्रैप्स के बारे में बताया है जो आपको बार बार पीछे खींचते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको इन ट्रैप्स का कभी पता भी नहीं चल पाता। ये ट्रैप्स आपके दिमाग के अंदर एक धीमे जहर की तरह होते हैं जो आपके हर छोटे बड़े डिसीजन को गलत दिशा में धकेलते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग में दो तरह के सोचने के सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 हमारा फास्ट थिंकिंग ब्रेन है। ये इंट्यूटिव होता है, गट फीलिंग पर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई कार तेजी से आपकी तरफ आती है तो बिना सोचे आप तुरंत साइड में हो जाते हैं। यही है सिस्टम 1 का कमाल, लेकिन इसी सिस्टम की वजह से हम अक्सर गलतियां करते हैं। दूसरी तरफ सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग ब्रेन है। ये एनालिटिकल होता है, लॉजिकल तरीके से डिसीजंस लेता है। मान लीजिए, एक दिन आप अपनी पूरी सेविंग्स एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपको सुपर सेफ लगता है। आपने अपने दोस्तों से सुना था कि यह स्टॉक गारंटीड रिटर्न देगा और आपको लगा कि यह मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। लेकिन अगले ही दिन वो स्टॉक क्रैश हो जाता है। आप शॉक में हैं, पैनिक में हैं, आपका दिमाग सवालों से भर जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी मेहनत की कमाई कैसे गंवा दी? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आपने इन्वेस्ट क्यों किया। असली सवाल ये है कि आपने इन्वेस्ट करने से पहले सोचा क्यों नहीं। डैनियल kahneman बताते हैं कि ये सब हुआ आपके दिमाग के इन्हीं दो हिस्सों की वजह से, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 आपके फास्ट थिंकिंग ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जो इंस्टिंक्टिवली और तेजी से डिसीजंस लेता है। वहीं सिस्टम 2 आपका स्लो थिंकिंग ब्रेन है, जो लॉजिकल और एनालिटिकल है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 पर ऑपरेट करता है क्योंकि यह फास्ट और एफर्टलेस है। लेकिन यही फास्ट थिंकिंग आपको ऐसी डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो देखने में तो सही लगते हैं, लेकिन असल में आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकते हैं। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों एक साथ एक्टिव रहते हैं, लेकिन सिस्टम 1 हमेशा डोमिनेट करता है। जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने ना आए या आप खुद से एफर्ट ना करें, तब तक सिस्टम 2 एक्टिवेट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर गया। उसने देखा कि एक ब्रांड की वॉच 50% ऑफ में मिल रही है। आपका सिस्टम 1 तुरंत एक्साइटेड हो गया और वॉच खरीद ली, भले ही वो प्रोडक्ट आपकी लाइफ में किसी काम का ना हो। और ऊपर से घर आकर उसे पता चला कि वो वॉच ऑनलाइन और भी सस्ती मिल रही थी। बाद में आपको गिल्ट फील होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही है सिस्टम 1 का ट्रैप। सिस्टम 1 हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है। वो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करता है ताकि आप जल्दी डिसीजंस लें। सिस्टम 2 तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां सिस्टम 1 फेल हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आप रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अचानक सामने से एक गाड़ी गलत साइड से आ रही है। अब आपका सिस्टम 2 एक्टिवेट होगा। यह आपको सोचना सिखाएगा, ब्रेक कब लगानी है, साइड में कैसे जाना है, और एक्सीडेंट अवॉइड करने का सबसे लॉजिकल तरीका क्या है। kahneman कहते हैं, सिस्टम 1 आपको सजेशंस देता है, जैसे फर्स्ट इंप्रेशंस, इंट्यूशंस और फीलिंग्स। लेकिन जब सिस्टम 1 किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तब सिस्टम 2 को कॉल करता है। अगर आप हमेशा सिस्टम 1 पर भरोसा करेंगे तो आप इम्पल्सिव और इरेशनल बन जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आप हर छोटी बात पर सिस्टम 2 एक्टिवेट करेंगे तो आप मेंटली थक जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर बार कॉफी खरीदने से पहले प्राइस कंपेयर करने बैठेंगे तो आपकी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। kahneman बताते हैं कि सिस्टम 1 की गलतियों का सबसे बड़ा रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस। वो आपको ऐसा फील कराता है कि आप हमेशा सही हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। kahneman की रिसर्च के मुताबिक 90% लोग अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स पर बेस करके लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने करियर में स्टक रहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी अचीव नहीं कर पाते। ये हार्श है, लेकिन सच है। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया
तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर लेगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है अफेक्ट ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले आपके इमोशंस को एनालाइज करता है। कहनेमैन कहते हैं कि सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना आसान नहीं है। इसमें एफर्ट लगता है और इसे यूज करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग सिस्टम 2 को मास्टर करते हैं वो दुनिया को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। जो भी महान लोग हुए हैं वो डिसीजंस लेने से पहले अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करते थे। वो इंपल्सिव नहीं होते थे। वो हर सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करते थे, भले ही इसमें टाइम और एनर्जी लगे। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। आपको खुद से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। क्या मैंने इस डिसीजन के सारे प्रोस और कॉन्स एनालाइज किए हैं? क्या ये डिसीजन मेरे इमोशंस ड्रिवन है या लॉजिकल है? और यही अनकंफर्टेबल सवाल ही आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सिस्टम 2 एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है पॉज। जब भी आप किसी डिसीजन मेकिंग में हो तो अपने दिमाग को थोड़ा ठहरने का मौका दीजिए। क्या यह फैसला सच में मेरे गोल्स और वैल्यूज को अलाइन करता है? यह सवाल सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपने फास्ट थिंकिंग ब्रेन को पॉज पर डालें और अपने स्लो थिंकिंग ब्रेन को एक्टिवेट करें। यही आपके सक्सेस का असली फॉर्मूला है। यही आपकी सोच का असली एवोल्यूशन है। अब समझो कि फ्रेमिंग इफेक्ट आपकी सोच को कैसे मैनिपुलेट करता है। एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को 2 अलग अलग सिनेरियोज दिए गए। दोनों सिनेरियोज में एक लाइफ सेविंग सर्जरी की बात थी। पहले ग्रुप को बताया गया इस सर्जरी से 90% पेशेंट्स बच जाते हैं। दूसरे ग्रुप को बताया गया इस सर्जरी से 10% पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। अब सोचिए, दोनों स्टेटमेंट्स टेक्निकली सेम हैं, लेकिन जब पार्टिसिपेंट्स से पूछा गया कि वो सर्जरी करेंगे या नहीं तो पहला ग्रुप ज्यादा कॉन्फिडेंट था। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव फ्रेमिंग के साथ दी गई थी। इसी तरह मार्केटिंग कंपनीज और एडवर्टाइजर्स आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करते हैं। जब आपको किसी प्रोडक्ट पर 20% एक्स्ट्रा फ्री लिखा मिलता है तो आप उसे बेटर डील मानते हैं। लेकिन अगर लिखा होता प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20% तो क्या आप उसे खरीदते? यही फ्रेमिंग इफेक्ट है जो आपकी बाइंग डिसीजन से लेकर आपकी लाइफ चॉइसेस तक हर जगह साइलेंटली काम करता है। आपकी जिंदगी में फ्रेमिंग इफेक्ट का असर। फ्रेमिंग सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस पर असर नहीं डालता, यह आपके रोजमर्रा के चॉइसेस को भी साइलेंटली मैनिपुलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खुद को बार बार ये कहते हैं कि मैं एवरेज हूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपका सिस्टम 1 यानी फास्ट थिंकिंग ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, और एज अ रिजल्ट आप उस मौके को मिस कर देंगे। वहीं अगर आप खुद को फ्रेम करते हैं एस मैं केपेबल हूं और कुछ भी कर सकता हूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी बनाने में मदद करेगा। कहनेमैन के मुताबिक फ्रेमिंग सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि आपको भी मैनिपुलेट करता है, और अगर आप इसे कंट्रोल करना नहीं सीखते तो आप अपनी पूरी जिंदगी अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। सोचिए, 2 लोग वेट लॉस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। पहले को कहा गया अगर तुमने ये डाइट और एक्सरसाइज फॉलो की तो तुम 3 महीने में 10 किलो वेट लूज करोगे। दूसरे को कहा गया अगर तुमने ये डाइट और एक्सरसाइज नहीं फॉलो की तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा और तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। अब आप बताइए कौन ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा? स्टडीज कहती हैं कि लोग नेगेटिव फ्रेमिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इसका मतलब अगर आप खुद को रिमाइंड कराते हैं कि फेलियर का क्या रिजल्ट होगा तो आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहेंगे। अगर आप फ्रेमिंग को समझ नहीं रहे तो दुनिया इसे आपके अगेंस्ट यूज कर रही है। एक पॉलिटिशियन अपनी स्पीचेस को ऐसे फ्रेम करता है कि आप उसे एक भगवान की तरह देखते हैं। एक ब्रांड अपने एड्स को ऐसे फ्रेम करता है कि आप उसके प्रोडक्ट को मस्ट हैव मान लेते हैं। और सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि लोग आपकी इनसिक्योरिटीज और फियर्स को एक्सप्लॉइट करके आपको मैनिपुलेट करते हैं। याद रखो, आपकी जिंदगी का हर पहलू फ्रेमिंग से प्रभावित होता है, और अगर आपने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी रियलिटी को रीशेप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनअवेयर रहेंगे तो आप हमेशा दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। एक बहुत ही सटल लेकिन खतरनाक ट्रैप है कॉन्फर्मेशन बायस, और ये हमारी लाइफ में साइलेंटली काम करता है, हमें बार बार पीछे खींचता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हम वही बातें देखना, सुनना और मानना चाहते हैं
जो हमारी पहले से बनी हुई सोच या बिलीफ्स को कंफर्म करती हैं। मान लीजिए आपने कभी स्कूल में मैथ की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और फेल हो गए। उस फेलियर ने आपके माइंड में यह बिलीफ सेट कर दिया कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं। और अब हर बार जब आपको मैथ से जुड़ी कोई सिचुएशन मिलती है तो आप ऐसी चीजें नोटिस करेंगे जो इसी बिलीफ को सपोर्ट करती हैं। जैसे अगर आपने किसी एग्जाम में लो स्कोर देखा या कोई सवाल सॉल्व नहीं कर पाए तो आप अपने आप से कहेंगे, देखा, मैं तो पहले ही जानता था कि मैं मैथ के लिए नहीं बना। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। आपका माइंड ऐसा एविडेंस फाइंड करना स्टार्ट कर देता है जो आपकी नेगेटिविटी को प्रूव करे। लेकिन जो चीज आप नजरअंदाज कर देते हो वो ये है कि शायद उस वक्त प्रैक्टिस की कमी थी या सही गाइडेंस नहीं थी। लेकिन आपका कॉन्फर्मेशन बायस इसे नोटिस ही नहीं करने देगा। अब इमेजिन कीजिए यही बायस आपकी पूरी सोच को कितनी नैरो बना देता है। अगर आपने सोच लिया है कि मैं कभी लीडर नहीं बन सकता, तो जब भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे आपका दिमाग ऐसे बहाने फाइंड करेगा जो इस बात को कंफर्म करें। कोई टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली लेकिन आप हेजिटेंट हो तो आप सोचोगे यही रीजन है कि मैं लीडर नहीं बन सकता। लोगों से कम्युनिकेट करना मुश्किल है और एज अ रिजल्ट आप अपनी पोटेंशियल रोक देते हैं और अपनी ग्रोथ को बंद कर देते हैं। लेकिन इस ट्रैप से बाहर निकलना इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले जरूरी है अपनी सोच को चैलेंज करना। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव बिलीफ आए, जैसे मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में वैलिड है? क्या मैंने उन सिचुएशंस को नोटिस किया है जहां मैं सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाया? दूसरा स्टेप है एक्टिवली अपने बिलीफ्स को टेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि आप लीडरशिप में अच्छे नहीं हो, तो एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और खुद को प्रूव करें कि यह सिर्फ आपके मन की लिमिटेशन थी। कॉन्फर्मेशन बायस को हराना टफ है क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस में डीपली बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसे पहचानने लगते हो और अपनी सोच को ओपन करते हो, पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया आपके सामने खुलती है। सोचिए, अगर आपने अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दिया तो आप कहां तक पहुंच सकते हो। यही स्टेप आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी से एक्सेप्शनल बना सकता है। तो याद रखो, आपका माइंड वही एविडेंस ढूंढता है जो आप उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। सो व्हाई नॉट फीड इट द एविडेंस दैट सपोर्ट्स योर ग्रोथ एंड योर फ्यूचर? क्या आपने कभी सोचा है हम डिसीजंस लेते वक्त क्यों इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं? कभी रिस्क लेते हैं तो कभी बिल्कुल सेफ प्ले करते हैं। क्यों कभी अपनी चीजों को इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं जबकि वो दूसरों के लिए इतनी स्पेशल नहीं होती? डैनियल कानेमन ने बताया कि हमारे डिसीजंस हमारी करंट सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। एक आदमी जो हर दिन स्ट्रगल कर रहा है वो लॉटरी का टिकट खरीदता है। उसके लिए ये टिकट एक उम्मीद है, एक ड्रीम है, जबकि एक करोड़पति के लिए वही टिकट सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। आप खुद सोचो कि आप अपने डिसीजंस किस बेस पर लेते हैं। क्या आप कभी ये समझ पाए हैं कि हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करना कितना आसान है? डैनियल कानेमन ने एक पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। अवेलेबिलिटी बायस वो ट्रैप है जहां हम ये मान लेते हैं कि वो चीज ज्यादा कॉमन है जिसके एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में जल्दी आते हैं। आसान शब्दों में, अगर किसी घटना को याद करना आसान है तो हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फ्रीक्वेंट समझ लेते हैं। आपका दिमाग आपको हर दिन डिसीजंस लेने में मदद करता है, लेकिन यही दिमाग शॉर्टकट्स भी अपनाता है। ये शॉर्टकट्स, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है, अक्सर गलत फहमियों और बायसेस की जड़ बनते हैं। अवेलेबिलिटी बायस उन्हीं में से एक है। मान लीजिए आपने न्यूज में बार बार सुना कि प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं। अब जब आपको कहीं ट्रैवल करना होगा तो आपका दिमाग आपको वार्निंग देगा, प्लेन ट्रैवल अनसेफ है। लेकिन क्या यह सच है? अगर आप आंकड़े देखें, प्लेन क्रैशेस इतने रेयर हैं कि उनके होने की प्रोबेबिलिटी 1 इन 11 मिलियन है। कार एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 इन 103 है। तो लॉजिकली कार ट्रैवल ज्यादा अनसेफ है, लेकिन फिर भी हम प्लेन ट्रैवल से ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज चैनल्स हमें वही दिखाते हैं जो ड्रामेटिक और शॉकिंग हो। आपका दिमाग उन डराने वाली इमेजेस और फियरफुल हेडलाइंस को याद रखता है। अवेलेबिलिटी बायस सिर्फ ट्रैवल डिसीजंस में ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू में साइलेंटली काम करता है। इमेजिन कीजिए, न्यूज चैनल्स हर रोज वायलेंट क्राइम्स के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, चोरी, मर्डर और किडनैपिंग। धीरे धीरे आपका दिमाग मानने लगता है कि क्राइम बढ़ रहा है और आप अनसेफ हैं। लेकिन असल में कई डेवलप्ड कंट्रीज में पिछले दशकों में क्राइम रेट्स घटे हैं, लेकिन मीडिया का एजेंडा फियर बेस्ड है क्योंकि डर बिकता है। अवेलेबिलिटी बायस के चलते
लोग पैनिक करने लगते हैं। वे सिक्योरिटी सिस्टम्स खरीदते हैं, अननेसेसरी प्रिकॉशंस लेते हैं और समाज के प्रति ट्रस्ट खो देते हैं। न्यूज चैनल्स आपको मैनिपुलेटेड रियलिटी दिखाते हैं, ना कि एक्चुअल रियलिटी। इमेजिन कीजिए, आपने अपने किसी दोस्त की ब्रेकअप स्टोरी सुनी। वो आपको बार बार बताता है कि रिलेशनशिप्स पेनफुल होती हैं। अब जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाने का सोचते हैं, आपका दिमाग उसी पेनफुल स्टोरी को याद करता है। इससे क्या होता है? आप इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं। आप ट्रस्ट करने से डरने लगते हैं। अवेलेबिलिटी बायस आपकी पर्सनल लाइफ को भी साइलेंटली सैबोटाज कर सकता है। 2001 में 9/11 अटैक्स के बाद प्लेन क्रैशेस का डर इतना बढ़ गया कि लाखों अमेरिकन्स ने फ्लाइट्स लेना बंद कर दिया। उन्होंने प्लेन ट्रैवल छोड़कर रोड ट्रिप्स को अपनाया। प्लेन ट्रैवल छोड़ने से कार एक्सीडेंट्स में भारी इजाफा हुआ। एस्टिमेट्स के अनुसार अगले साल लगभग 1600 लोग अननेसेसरी कार एक्सीडेंट्स में मारे गए। अवेलेबिलिटी बायस ने लोगों को इरेशनल फियर की तरफ धकेला, जिसका रिजल्ट जानलेवा साबित हुआ। हमारे दिमाग को विविड और ड्रामेटिक इमेजेस याद रखना आसान लगता है। फियर और शॉक जैसे इमोशंस हमारे दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। मीडिया या सोशल मीडिया पर बार बार कोई चीज सुनने से वो सच लगने लगती है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन सुने तो पूछें, इसका सोर्स क्या है? क्या ये रिलायबल है? क्या इसे साइंटिफिकली प्रूव किया गया है? अपनी असम्पशंस को नंबर्स के साथ वेरीफाई करें। सिर्फ मीडिया के लिमिटेड व्यू पर भरोसा ना करें। अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें। हर विविड स्टोरी सच नहीं होती, हर डर रियल नहीं होता और हर डिसीजन इमोशनली नहीं लिया जाना चाहिए। अवेयरनेस ही वो की है जो आपको अवेलेबिलिटी बायस से बचा सकती है। कानीमन ने एक और शॉकिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसे उन्होंने हेलो इफेक्ट कहा। हेलो इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर हमें किसी इंसान की एक क्वालिटी पसंद आ जाती है तो हम ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लेते हैं कि वो बाकी चीजों में भी अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और वो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है। उसकी अपीयरेंस, उसकी बातें, उसकी मुस्कान। अब आपके दिमाग में जो सोच बनती है वो क्या होती है? आपको लगता है कि ये इंसान सिर्फ अच्छा नहीं दिखता, बल्कि ये आदमी बाकी सब चीजों में भी कमाल का होगा। शायद ये ट्रस्टवर्दी है, ये इंटेलिजेंट होगा, या ये आपसे सही तरीके से बात करेगा। और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस इंसान का पहला इंप्रेशन अच्छा था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अच्छे दिखने का किसी और क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हेलो इफेक्ट काम करता है और आपको ये बात समझनी चाहिए। जब हम किसी इंसान की एक पॉजिटिव क्वालिटी को नोटिस करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बाकी क्वालिटीज को भी अच्छा मानने लगता है, भले ही वो इंसान उस चीज में अच्छा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सुंदर लड़की को देखकर हम अक्सर ये मान लेते हैं कि वो लड़की बहुत स्मार्ट होगी। ये हेलो इफेक्ट हमारी सोच को इतना मैनिपुलेट करता है कि हम पूरी तरह से किसी इंसान के बारे में जज करते हैं, बिना उनके बारे में सही जानकारी के। ये इफेक्ट इतना पावरफुल है कि वो आपके डेली लाइफ डिसीजंस को भी अफेक्ट करता है। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सुना है कि वो बहुत स्टाइलिश और स्लीक डिजाइन में आता है, तो आपके दिमाग में ये इंप्रेशन ऑटोमेटिकली बनता है कि ये प्रोडक्ट हाई क्वालिटी होगा, जबकि जो डिजाइन है उसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, वो किसी चैरिटी इवेंट में बोल रहे होते हैं और उनकी बातें आपको बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। अब उसी इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में बाकी सारी चीजों को भी आप पॉजिटिव ही मानने लगते हैं, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन क्या यह सच है? हेलो इफेक्ट हमारे जजमेंट को इतना बायस्ड बना देता है कि हम ऐसे गलत असम्पशंस करने लगते हैं जो असल में रियल वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं होते। शायद आपने किसी रिश्ते या दोस्ती में भी यही गलती की हो। आप किसी की आउटर अपीयरेंस या किसी एक स्किल पर फोकस करके उनकी बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हो और फिर उस डिसीजन का इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप या ट्रस्ट पर पड़ता है। जब तक हम हेलो इफेक्ट का शिकार होते रहेंगे, हम कभी भी अपनी थिंकिंग को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमारा बायस हमें दूसरों के बारे में फॉल्स असम्पशंस करने पे मजबूर करेगा, जो हमारी रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इससे हम अपने करियर में भी सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और हमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देंगे। और अब सोचिए, अगर हम इसे समझ लें तो क्या होगा? हम अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं भी ऐसे ही हेलो इफेक्ट से प्रभावित हो रहा हूं? अक्सर हम खुद को भी इसी प्रभाव से नहीं बचा पाते। जब हम किसी की बातें सुनते हैं या किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम उसे जज करते हुए उसके सारी क्वालिटीज को एक ही पैमाने पर रखते हैं।
लेकिन अगर हम इसे चैलेंज करना सीख लें और सिर्फ किसी की एक खूबी देखकर पूरे इंसान को जज करने की बजाय उसकी सारी क्वालिटीज को इंडिविजुअली एनालाइज करें, तो हमारी थिंकिंग कहीं ज्यादा ऑब्जेक्टिव और एक्यूरेट हो सकती है। एंकरिंग इफेक्ट, ये वो सटल ट्रैप है जो हमारे डिसीजंस को इस हद तक मैनिपुलेट करता है कि हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। डैनियल कानेमन इस कॉन्सेप्ट को सबसे खतरनाक कॉग्निटिव बायसेस में से एक मानते हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि यह आपके दिमाग को उस समय इन्फ्लुएंस करता है जब आप खुद को सबसे ज्यादा रैशनल सोचने की कोशिश कर रहे होते हो। सोचिए, जब आप जॉब इंटरव्यूज में निगोशिएट करने जाते हैं और पहली बार सैलरी का सवाल पूछा जाता है, अगर रिक्रूटर किसी लोअर नंबर को प्रपोज करता है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस के लिए एंकर बन जाता है, और फिर भले ही आपकी वर्थ उससे कहीं ज्यादा हो, आप उस एंकर के आसपास अग्री कर लेते हो। रिजल्ट, आप अपनी खुद की वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। अब रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त या कॉलीग ने किसी इंसान के बारे में पहले से एक परसेप्शन एंकर दे दिया, जैसे ये इंसान ईगोइस्टिक है, तो जब आप उस इंसान से मिलेंगे, आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसी एंकर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आप उनकी किसी भी बात या एक्शन में ईगो ढूंढने लगेंगे, भले ही उनका बिहेवियर ऐसा ना हो। एंकरिंग आपकी ऑब्जेक्टिविटी को खा जाता है और आप इंसानों या सिचुएशंस को वैसे देखने लगते हो जैसे आपको पहले से एंकर किया गया है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एंकरिंग इफेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है? काहनेमन के अनुसार इसे पूरी तरह से अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इस बायस के लिए वल्नरेबल रहता है। लेकिन इसे मिनिमाइज करने के तरीके हैं। सबसे पहला स्टेप है सवाल पूछते ही आंसर देने से पहले पॉज करना। जब भी कोई फैक्ट, प्राइस या नंबर आपके सामने आता है, उसे क्वेश्चन कीजिए, क्या यह वास्तव में सच है? क्या मैं इस पर इतनी जल्दी भरोसा कर रहा हूं क्योंकि मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं? जितना हो सके उस शुरुआती फिगर को कॉन्शियसली इग्नोर करने की कोशिश कीजिए और अपने डिसीजंस को ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स पर बेस कीजिए। दूसरा स्टेप है मल्टीपल सोर्सेज या पर्सपेक्टिव्स को इन्वॉल्व करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कीमत पर सोच रहे हैं या सैलरी नेगोशिएशन करने वाले हैं, तो पहले मार्केट रिसर्च से मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस लीजिए। जब आपके पास ज्यादा फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट होता है, तब एंकर्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तीसरा स्टेप, स्लो थिंकिंग डेवलप करना। अगली बार जब आपको कोई प्राइस टैग, जॉब ऑफर या रिलेशनशिप परसेप्शन दिया जाए, एक बार पॉज कीजिए। एंकरिंग इफेक्ट आपकी फास्ट थिंकिंग का पार्ट है, लेकिन आप स्लो थिंकिंग को कंट्रोल में लाकर अपनी लाइफ को मैनिपुलेट होने से रोक सकते हैं। ट्रस्ट मी, जितनी बार आप इस बायस को ओवर पावर करेंगे, उतनी बार आपकी क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर एक्सपोनेंशियली इंप्रूव होती जाएगी। याद रखो, एक रॉन्ग डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को डिरेल कर सकता है, लेकिन एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक ले जा सकता है। यह सब डिपेंड करता है कि आप अपना दिमाग कैसे यूज करते हैं। डैनियल कानेमन इस किताब में हमें ना सिर्फ हमारी गलतियों से रूबरू करवाते हैं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट देने की कोशिश करते हैं जो हमें लॉजिकल और फियरलेस बना सके। फास्ट थिंकिंग की स्पीड एक्साइटिंग लगती है, लेकिन स्लो थिंकिंग ही आपको एक बेटर और बैलेंस्ड जिंदगी दे सकती है।